हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। आज चैप्टर 2 एकदम खत्म और एकदम खलास हो जाएगा। एग्जाम्पलर पार्ट 3 जो बचे कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चों। वो एग्जाम्पलर पार्ट 1 और पार्ट 2 से भी ज़्यादा अपर लेवल के हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से देखने हैं और सेल्फ सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैं फिर से आपको बता दूं कि अभी फटाफट अगर इजीली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के न्यू यूज़र बन के क्रिएट अकाउंट कर लेना। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी तो वो फिलअप कर देना। हमेशा याद रखना कि ये इंफॉर्मेशन भरते टाइम लोकेशन ऑन होनी चाहिए। ठीक है, लोकेशन ऑन होनी चाहिए। OTP के साथ आपको नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अगली बार आपके पास ये 3 कोर्सेज होंगे, कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट आपके ये जो टॉपर्स प्रारंभ शिखर उदय चल रहे हैं उसके लिए क्लास 11th एंड 12th। फिर नेक्स्ट है आपके पास CUET। अब जाहिर सी बात है आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो आपको ये सेगमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। या अगर आप ये सेगमेंट भी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको नीट के लिए जो है आपका टॉपर्स और प्रारंभ बैच आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल, नॉन मेडिकल, बैंकिंग, SSC और भी दूसरे कोर्सेज हैं, आप दूसरों को रेकमेंड कर सकते हो। बेटा फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको ये पेज मिलेगा, लेकिन ये सारी कोर्स फीस 0 हो जाएगी। कैसे? जब आप इसको कार्ट में डालोगे उस टाइम आपको फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना है। फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करने के साथ ये पूरी प्राइसेस 0 हो जाएंगी। इसके अलावा ऐप ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ऐप में कुछ एडवांस फीचर्स हैं। यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो, आपकी रेगुलर क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी, कोर्सेज लाइव, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, तो इसीलिए ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जो YouTube के वीडियोस में ऐड आती है ना, ऐप में कोई ऐड नहीं आएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम चलते हैं, हमारे प्यारे फिजिक्स को पढ़ते हैं और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम एग्जाम्पलर पार्ट 3 करेंगे। कुछ ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आज आप देखने वाले हो। ठीक है, कॉपी निकाल ली बेटा सबने? पहला क्वेश्चन देखो। Prove that if an insulated uncharged conductor is placed near charged conductor। मान लेते हैं ये एक spherical charged conductor है। क्वेश्चन बोलता है कि इसके पास अगर मैंने कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर रख दिया, सपोज ये अनचार्ज्ड कंडक्टर इसके पास रख दिया, तो प्रूव करो एंड कोई दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है, नो अदर कंडक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, द अनचार्ज्ड बॉडी मस्ट इंटरमीडिएट इन पोटेंशियल बिटवीन दैट ऑफ द चार्ज्ड बॉडी एंड इंफिनिटी। देखो ये अनचार्ज्ड कंडक्टर आप इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इस पूरे स्पेस में जहां भी रखना है वहां रख दो। हमें एक चीज पता है, क्योंकि ये चार्ज्ड कंडक्टर है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी इंफिनिटी तक जाएगी, उस लाइन के अलोंग क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल मान लो V है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल मान लो V' है, और इन्फिनिटी पे तो आपको पता ही है कि जो पोटेंशियल होता है वो 0 लिया जाता है। करेक्ट? तो ये जो वैल्यू है अनचार्ज्ड स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देकर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। बेसिकली आपको ये बताना है कि क्या ये पोटेंशियल इंटरमीडिएट होगी इन दोनों वैल्यूज के बीच में। हाँ जी, कैसे? हमको पता है जब हम लिखते हैं E = -dV/dr। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बेटा ये इसका मीनिंग हुआ।
ठीक है। तो पोटेंशियल कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, यहाँ कम हो गई और इन्फिनिटी तक जाकर एकदम जीरो ही हो गई है ना। Hence we can say that V is greater than V dash, and of course V dash is greater than what बेटा? V dash is greater than V at infinity, ठीक है। अच्छा, ये अनचार्ज्ड कंडक्टर है, इस चीज के लिए ये बात क्या है? ट्रू है। अगर मान लो कि ये एक चार्ज्ड कंडक्टर होता, तो चार्ज्ड कंडक्टर होता तो हो सकता था कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये भी हो सकता था कि इसका पोटेंशियल जो है इस चार्ज्ड कंडक्टर के पोटेंशियल से बड़ा होता, तो ये वैल्यू इंटरमीडिएट नहीं होती। उस केस में इस पोटेंशियल और इन्फिनिटी के पोटेंशियल के बीच में नहीं होती, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये इसका मतलब था। अच्छा, मान लो ये चार्ज कंडक्टर होता और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता। अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी के पोटेंशियल से भी कम होती, उस केस में भी ये इंटरमीडिएट नहीं होता, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छे से तो थम्स अप कर देने का कमेंट बॉक्स में। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ड्यू टू अ चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। स्केच पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्सियल डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, अब बेटा इसमें बोला क्या है? मान लो कि आपके पास ये रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसकी एक्सिस ले लो, ये इसकी एक्सिस हो गई। ओहो, ज़्यादा ही जल्दी बना दिया क्या? तो ये इसकी एक्सिस हो गई, यहाँ से z डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है और बोला है लुकिंग एट ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ भी आपको बनाना है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सियल डिस्टेंस z के साथ ग्राफ बनाना है। फिर बोला है लुकिंग एट ग्राफ कैन यू सी व्हाट वुड हैपन इफ। ग्राफ को देखते हुए बताइए, ग्राफ को देख के बताना है कि अगर माइनस क्यू को सेंटर से जरा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा, थोड़ी बहुत मेहनत मैंने यहाँ आपके लिए करके रखी है। अब बस मैं आपको एक बार ये समझा दूं। दिख रहा है ये फिगर अच्छे से? पहले इस रिंग को अच्छे से देख लो बेटा, इस रिंग को देख लो, ठीक है। तो ये है अपनी रिंग, ये रही अपनी रिंग, इसके ऊपर ये यूनिफॉर्म चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कितना चार्ज इन टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? क्यू चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले तो इसकी ये जो आपको एक्सिस दिख रही है ना, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस जो है थोड़ी खिसक गई है, यहाँ पे इसको अपन उठा के हाँ यहाँ रख देते, ये है इसकी एक्सिस। एक्सिस भाई साहब यहाँ आ जाओ, हाँ सही जगह आ गई है, ठीक है। हाँ तो बच्चा पार्टी, तो ये z डिस्टेंस पे ये पॉइंट P रखा है, ठीक है। और अगर बोला जाए कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पहले तो इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे अपन पोटेंशियल निकालेंगे। अप्रोच क्या होगी, मैं आपको एक बार अप्रोच समझा देती हूँ। इस रिंग का एक छोटा टुकड़ा मान लेते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा, बहुत इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टुकड़ा है। तो इसकी लेंथ है dl और इसके ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है वो है dq। तो सिर्फ dq की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको अपन ने dv बोल दिया, ठीक है। सिर्फ dq की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको अपन ने बेटा dv बोल दिया। अब देखो ये डेरिवेशन यहाँ पे जो है मैं समझाते जा रही हूँ, ठीक है। तो dv कितना होगा? dv होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ke dq बाय dq का यहाँ से क्या डिस्टेंस है, ठीक है ना, k q बाय r। तो के ही तो अपन ने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अगर अपन को टोटल पोटेंशियल चाहिए तो dv का इंटीग्रेशन 0 to v अपन कर देंगे, है ना। dv का इंटीग्रेशन 0 to v अपन कर देंगे। के ही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dq, और यहाँ नीचे क्या होगा? डिस्टेंस किसका? dq का इस पॉइंट से। देखो बेटा, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये रेडियस है, ये क्या है बेटा? रेडियस है। और ये क्या है? ये z है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के ऊपर पावर अपन 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने ये v निकाल दी। अगले स्टेप में देखो dq को कैसे लिखा जा सकता है ना। अपन को पता है चार्ज होता है लैम्डा टाइम्स लेंथ, है ना। अगर किसी लीनियर बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यहाँ पे लैम्डा लिख सकते हैं और dl लिख सकते हैं। dl का प्रोडक्ट dq की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो dl पे जो चार्ज है dq इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स dl। ओके अच्छा,
अब लैम्डा कितना होगा, सॉरी अब डीएल कितना होगा? अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल को देखो तो डीएल को आप लिख सकते हो, ये एंगल डी फाई है, ठीक है, ये एंगल डी फाई है, तो आप डीएल को कैसे लिख सकते हो बेटा? आर टाइम्स डी फाई। डीएल को कैसे लिख सकते हो? आर टाइम्स डी फाई। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी क्यू कितना आ रहा है? लैम्डा आर डी फाई, ठीक है। और अब यहाँ डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी फाई लिख दिया, तो V इज इक्वल्स टू ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया, लैम्डा आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये डी फाई की जो लिमिट है, रेंज है, वो 0 से 2 पाई लग जाएगी, है ना। और बाकी ये कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, ये कांस्टेंट बाहर आएगा। तो डी फाई का जो इंटीग्रेशन होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई में 2 पाई हो जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ पे डी फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई लिख दिया, बाकी कांस्टेंट फैक्टर्स को बाहर ले चुके थे इंटीग्रेशन से, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर मैं टोटल चार्ज Q की बात करूं, टोटल चार्ज Q, तो वो क्या होना चाहिए? पूरे रिंग की लेंथ 2 पाई आर इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 पाई और आर दिख रहा है, 2 पाई आर और लैम्डा दिख रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दो Q से, तो यहाँ Q लिख दिया। अभी अपन ने क्या निकाला? पोटेंशियल। लो एक फॉर्मूला बन गया, याद रखना कि पोटेंशियल कहाँ पे? एक्सिस के किसी पॉइंट पे किसके? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग कितना होता है बेटा? के ई क्यू। पिछले चैप्टर में अपन ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अपन ने पोटेंशियल भी निकाल ली, रेडियस का स्क्वायर और वो जो एक्सियल डिस्टेंस का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 1/2 पावर लगा दो, ठीक है। ये किसके लिए? रिंग के लिए फॉर्मूला आ गया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, ये अपन ने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये जो आर है ना, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। देखो बेटा यहाँ बता देती हूँ, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, इसमें अगर आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कट के 1 बचेगा। अब इस पूरे के ऊपर बेटा रूट लगा हुआ था, तो आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा? 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना रफ वर्क है, ये अपना ये रफ वर्क हो गया। ये यहाँ देखो ऐसे लिखा है 1 प्लस जेड बाय आर का होल स्क्वायर, इसको जेड बाय आर का होल स्क्वायर लिख दिया, तो पोटेंशियल को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब देखो बात थी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो ये माइनस क्यू इंटू वी एट दैट पॉइंट, तो माइनस क्यू और ये वी की वैल्यू रख दी के ई क्यू बाई ये जो अपन ने निकाला है, ये वी की वैल्यू यहाँ पे रख दी। सिंपल है, डेरिवेशन है ना, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, अभी कॉपी खोल के प्रैक्टिस कर लो। अब देखो बेटा यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, के ई कांस्टेंट है, जो रिंग के ऊपर चार्ज है वो कांस्टेंट है, रिंग की रेडियस कांस्टेंट है। सिर्फ आप माइनस क्यू की पोजीशन बदल सकते हो, सेंटर पे रख सकते हो, इन्फिनिटी पे रख सकते हो, बीच में कहीं रख सकते हो। तो अपन z को वेरी करते हैं, एक बार एट सेंटर z इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, z को यहाँ पे 0 पुट कर दो, ठीक है, z को क्या कर दो? 0 पुट कर दो, तो ये बचेगा माइनस क्यू के ई क्यू बाय आर, ये लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। और अगर z को इन्फिनिटी पुट करते हो, है ना, z को क्या कर देते हो बेटा? इन्फिनिटी पुट करते हो, तो ये इन्फिनिटी पुट किया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? 0। तो अपने को लिमिट मिल गई 0 से इन्फिनिटी की, है ना, कि अगर z 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और अगर z इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जाहिर सी बात है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही है इससे ज़्यादा बड़ा, क्योंकि देखो भैया पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ पे जाके 0 हो गई, क्या हो गई? 0 हो गई। तो अपन इसको कैसे प्लॉट कैसे कर सकते हैं वो देख लो। ये अपन ने ले लिया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दोनों तरफ ये अप्रोच कर रही है, कहाँ पे बेटा? 0 की तरफ, 0 की तरफ। जैसे जैसे z इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे z इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, u क्या करेगा? 0 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा था तो इसको नेगेटिव में ड्रॉ करेंगे, है ना। और ये जो सेंटर है, सेंटर पे इसकी वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड कह लो मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा सेंटर पे। इसके अलावा z इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो कर रहा था तो अपन ग्राफ ऐसा बनाएंगे, z डिनोमिनेटर में था तो ग्राफ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों साइड, ठीक है बेटा। तो ये आपको ग्राफ बनाने को बोला था। अब बोला था ग्राफ के बेसिस पे बताओ, ग्राफ के बेसिस पे बताओ कि जो आपका माइनस क्यू चार्ज है ना, माइनस क्यू चार्ज है, उसको सेंटर से अगर आप डिस्प्लेस कर दो तो क्या होना चाहिए भैया? उसका काम क्या है बताइए आप? काम क्या है नेगेटिव चार्ज का? अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना। यहाँ पे तो 0 है और ये नेगेटिव आ रही, मिनिमम कहाँ पे है? सेंटर पे है।
तो इक्विलिब्रियम उसको कहाँ मिलेगा नेगेटिव चार्ज को? रिंग के सेंटर पे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे उस नेगेटिव चार्ज को बेसिकली क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम मिल रहा है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी उसकी सेंटर पे आ रही है। ठीक है, तो इट विल टेंड टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो, ठीक है, अंटिल इट रेस्ट्स एट द सेंटर ऑफ द चार्ज्ड रिंग, अगर उसको डिस्प्लेस किया तो। अब बेटा ये क्वेश्चन देख लो एक बार, है ना, थोड़ी मेहनत मैंने पहले से कर ली है ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो और आप साथ साथ में इसको सॉल्व करते जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल्स फॉर एन इन्फिनिट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर नॉट कैरिंग चार्ज लीनियर डेंसिटी लैम्डा। बोला इन्फिनिट सिलेंडर है, आर नॉट रेडियस का, और उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसने चार्ज जो है उसके ऊपर रखा हुआ है। जैसे आपने चैप्टर 1 में बोला था कि एक अपने पास कंडक्टिंग या बेसिकली कोई वायर है मान लीजिए, और वायर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, बहुत ज्यादा लंबी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो वायर एक सिलेंडर ही है, एक तरीके से वायर है सिलेंड्रिकल। सेम वैसा केस लेकर चलते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ ऊपर और नीचे तक है, पर मैंने आपको समझाने के लिए फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बनाया है, आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। इसका रेडियस r0 है और किसी डिस्टेंस r पे अगर फील्ड निकाली जाए तो हमने ये डेरिवेशन चैप्टर 1 में करी हुई है, ये आती है λ/2πε0r। चैप्टर 1 में ये डेरिवेशन अपन ने करी है कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी डिस्टेंस पे इतनी फील्ड आती है। ठीक है, अच्छा अब बेटा अगर मैं बोलूं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, सिलेंडर की बॉडी से लेकर उस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? v एट r माइनस v एट r0। मतलब सिलेंडर की बॉडी पे पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया और उसके एक्सिस से किसी डिस्टेंस r पे ये पोटेंशियल हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें पता है कि डेल्टा v या dv को लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीग्रेशन r0 टू r वेक्टर e डॉट वेक्टर dr, ऐसा लिखा जा सकता है, एक्सप्रेशन अपन को पता है। इसको आगे सॉल्व करो, e की वैल्यू रख दो, वो रही λ/2πε0, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इतना फैक्टर जो है λ/2πε0 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। ठीक है, और नीचे वहां पे क्या बचेगा? ये r बचेगा, r, और यहाँ पे क्या है? dr है ना, dr है। और ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज से जहाँ पे फील्ड होगी और जो dr होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 डिग्री होगा, है ना। ओके, तो क्या बचेगा? dr/r बचेगा। भैया 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग ln। ठीक है, रेंज लगा दो r0 टू r, तो रेंज हमने r0 टू r की लगा दी। ठीक है, अब देखो इसको हमने लिख दिया माइनस λ/2πε0। अब ये जो अपन ने रेंज लगाई थी, जब अपन इसको अकेले इतने फैक्टर को सॉल्व करते तो ये होता ln r माइनस ln r0, ऐसे लिखा जाता। और हमको पता है कि लॉग का नियम है, इसको अपन लिख सकते हैं r/r0, ये लॉग का नियम होता है ना, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n। तो log m अपॉन n के फॉर्म में इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अपन को बोला क्या गया था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल्स फॉर एन इन्फिनिट सिलेंडर ऑफ रेडियस। इक्विपोटेंशियल्स की हमें क्या करनी थी? इक्विपोटेंशियल्स की इक्वेशन को निकालना था, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सिर्फ अगर इतना फैक्टर का वैल्यू निकाला जाए तो 2πε0 ऊपर और लैम्डा नीचे, 2πε0 ऊपर लैम्डा नीचे, तो ln r/r0 इतना ऐसे लिखा जा सकता है ना। अगला स्टेप सिंपल मैथ्स है। अब ln लॉग को सॉल्व करने का तरीका होता है दोनों साइड एक्सपोनेंट ले लो, e टू द पावर कर दो, तो यहाँ बचेगा r/r0 और ये सारा फैक्टर e टू द पावर हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2πε0, फिर लैम्डा, और ये नीचे वाला r0 उधर भेज दो, ये r की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये r की, भैया ये r क्या था? ये r क्या था बेटा? तो ये जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, r0 रेडियस का, तो r क्या है? इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगी बेटा वो भी सिलेंड्रिकल होंगी, ये r उनका रेडियस है। ठीक है, तो जितनी भी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो सारी की सारी सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, सो दिस इन्फिनिट सिलेंडर या इन्फिनिट वायर विल हैव cylindrical equipotential surfaces, will have cylindrical equipotential surfaces, जहां पे r की जो वैल्यू है वो है r0 e टू द पावर माइनस 2πε0 बाई लैम्डा ब्रैकेट में v टू द पावर r माइनस, ये उन इक्विपोटेंशियल सिलेंडर की रेडियस की इक्वेशन आ गई। ठीक है,
समझ आ गई बात बच्चा? थम्स अप कर देने का कमेंट बॉक्स में, है ना। और डाउट है तो साइंस इजीली टेलीग्राम चैनल और ऐप, अपना प्यारा ऐप शुरुआत में बताया था, वहां पे पूछ लेने का। अगला क्वेश्चन देखो, 2 point चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट, दो चार्जेस अपने पास प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। वो कहाँ रखे हैं? -d/2 0 0 पे और d/2 0 0 पे। यहाँ फिगर देखो, ठीक है। फिगर में ये जो है, मान लो कि ये x एक्सिस है अपनी, इसको अपन ने क्या मान लिया, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस d/2 पे और एक रखा है माइनस, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। उल्टा बना दिया क्या? प्लस क्यू रखा है अपना, हाँ नहीं सही बना है, प्लस क्यू माइनस d/2 पे रखा है और माइनस, हाँ ठीक है सही बना है। अब बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज 0। उस सरफेस की इक्वेशन बताओ जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। मान लो कि ये जो चार्ज है ये कहीं ऐसे पॉइंट P पे रखा हुआ है, ठीक है। इस लाइन से h हाइट ऊपर P पॉइंट पे रखा हुआ है। सेंटर से मान लो कि इसका जो डिस्टेंस है x है। सेंटर से कितना डिस्टेंस है बेटा? x है। अच्छा, P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो अपन लिखते हैं Vp बराबर KEQ 1/r1 माइनस 1/r2 लिखते हैं। P पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे? KEQ, R1 डिस्टेंस ये रहा और R2 डिस्टेंस ये रहा, इससे R1 डिस्टेंस, इससे R2 डिस्टेंस लिख दिया अपन ने, ठीक है, ओके। अब इसको 0 पुट करो, यहाँ पे ये 0 रख दिया, तो KEQ ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या आएगा? 1/r1 इक्वल टू 1/r2, तो R1 इक्वल टू R2 आ गया, R1 इक्वल टू R2 आ गया। तो R1 इक्वल टू R2 तो वैसे भी आपको पता था कि भैया ये डाइपोल है। ये क्या है? डाइपोल। अगर देखो यहाँ पे Q1 Q2 लेकर चल रहे होते तो बात और, ये डाइपोल है तो वैसे भी डाइपोल के ठीक सेंटर से जो प्लेन जाएगा, ठीक सेंटर से जो प्लेन जाएगा वहां पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक। पर समझाने के लिए इसको अगर आप h डिस्टेंस पे लेते हो तो वहां से भी सॉल्व करके यू विल गेट द सेम इक्वेशन। अब अगर मेरे को सिर्फ R1 की वैल्यू निकालनी है ना, ओनली R1, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना बेटा, ये डिस्टेंस तो d/2 है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसमें x जोड़ दो तो d/2 प्लस x का होल स्क्वायर और ये h का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज है तो बेस का स्क्वायर प्लस ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर, R1 आ गया। सिमिलरली R2 निकाल दोगे तो x माइनस d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, टोटल d/2 में से x माइनस कर दो, है ना, और प्लस h का स्क्वायर, तो R1 R2 आ गए, ओके। अब बोला था कि R1 और R2 तो बराबर थे, तो इन जो R1 R2 आपने निकाले हैं उनको बराबर रखो। बराबर रखते हो, उसको सॉल्व करते हो, देखो h स्क्वायर ईच साइड कैंसिल हो जाएगा, ये h स्क्वायर ईच साइड कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो x माइनस d/2 और x प्लस d/2 हो जाएगा। सॉल्व करके x इक्वल्स टू 0 आएगा और x इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन होती है? yz प्लेन की। x इक्वल्स टू 0 yz प्लेन की इक्वेशन होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ? yz प्लेन। क्या हुआ बेटा? yz प्लेन हुआ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सिंपल, ठीक है। इसको प्रूव करना था, निकालना था, निकाल दिया पूरी मैथ्स अप्लाई करके। फिर बोल रही हूँ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक whose relative permittivity varies with applied voltage U as epsilon equals to alpha U। देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपने पास, है ना। इनिशियली हो सकता है इस पे कुछ भी चार्ज, इसका कुछ भी कैपेसिटेंस होगा, है ना, इस पे कुछ भी चार्ज हो सकता है। फिर अपन इसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, जो इसमें और एप्सिलॉन बोली गई है, वो अल्फा यू दिया हुआ है, अल्फा यू आपको दिया हुआ है, और अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, अल्फा इज 2 पर वोल्ट, ऐसे ही अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है साथ में। अ सिमिलर कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज टू यू नॉट। अगर यही सेम कैपेसिटर होता और इसको हमने, ये U जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अक्सर हम उसको पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ये पोटेंशियल है। सिमिलर कैपेसिटर अगर U0 पोटेंशियल तक चार्ज होता, ठीक है, चार्ज होता, जो कि U0 की वैल्यू है 78, ठीक है, तो उसमें चार्ज कितना हो जाता बेटा बताओ? Q इज इक्वल्स टू सी U0 हो जाता, है ना, यानी कि 78 टाइम्स C हो जाता। अब बोला है इट इज देन कनेक्टेड टू द अनचार्ज्ड कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक। अब ये जो अपना कैपेसिटर है, इसको अनचार्ज कैपेसिटर जिसके साथ डाइलेक्ट्रिक विद द, इट इज देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है।
अनचार्ज कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक है उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फाइनल वोल्टेज जो होगी कैपेसिटर्स पे क्या होगी, व्हाट विल बी द फाइनल वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर्स, ये पूछा हुआ है बेटा, गौर से देख लो। सबसे पहले तो इन द बिगिनिंग, ठीक है, हमारे पास दो केसेस है, दो केसेस है। एक तो जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक जो है भरा हुआ है ना, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो चार्ज निकाला जाता है, पता है आपको, Q C V, C इंटू वी करके। चार्ज कैसे निकालते हैं बेटा, C इंटू वी करके, ठीक है, C इंटू वी करके चार्ज निकाला जाता है। अच्छा, अब इसमें यह बोला गया था कि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो एप्सिलॉन भी तो लिखेंगे ही अपन, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था और एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो दी हुई है अल्फा यू, वो क्वेश्चन में दी हुई है अल्फा यू, तो अल्फा यू टाइम्स इसको सी यू लिखा जा सकता है, अल्फा यू टाइम्स सी यू, तो कितना हो गया ये Q2 हो गया अल्फा सी यू स्क्वायर, अल्फा सी यू स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इनिशियली बोलूं, इनिशियली है ना, तो इनिशियली 78 यू नॉट कितना दिया हुआ था बेटा, 78 वोल्ट है ना, तो चार्ज इनिशियली कितना होना चाहिए, 78 वोल्ट था, ठीक है, तो चार्ज इनिशियली कितना होना चाहिए, 78 टाइम्स सी द कैपेसिटेंस, है ना, 78 टाइम्स सी द कैपेसिटेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस U होता तो फिर चार्ज कितना होना चाहिए था, Q1 बराबर C टाइम्स U, है ना। अब देखो, जो इनिशियल चार्ज है, जब आपने उन दोनों, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ अगर आपने जोड़ा है, तो चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर को जोड़ने से एक चीज जो होती है, सबसे पहले वो पैरेलल में कंबाइन होते हैं। पहले क्या होता है, स्टेप 1, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड कैपेसिटर को जोड़ोगे तो पैरेलल में कंबाइन होते हैं, और जब वो पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो कॉमन पोटेंशियल होता है, तो उनका कॉमन पोटेंशियल होता है, इसीलिए दोनों पे, एक पे Q1 चार्ज है और एक पे Q2 चार्ज है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, U कॉमन हो गया, ठीक है। एक में डाइलेक्ट्रिक है और एक में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा चार्ज कंजर्वेशन, सेकंड जो चीज होती है, कॉमन पोटेंशियल तो होता ही है, और एक और चीज होती है चार्ज कंजर्वेशन, एक और चीज होती है चार्ज कंजर्वेशन। तो Q0 बराबर Q1 प्लस Q2 हमें लिखना चाहिए, ठीक है। Q0 की वैल्यू रख दो 78 टाइम्स C यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे Q1 CU हो गया और Q2 अल्फा CU स्क्वायर हो गया। C कॉमन, सारे आइडेंटिकल थे ना भाई, तो ये C कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगी इक्वेशन 78 इक्वल्स टू U प्लस अल्फा U स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंपली, जो आपका फॉर्मूला होता है ना, पता ही है ना कि नहीं पता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, x कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, सिंपल मैथमेटिक्स, और जहां पे d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल मैथ्स। a b c क्या है, कोफिशिएंट्स है, x का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल क्वाड्रेटिक मेथड से इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 6 वोल्ट, और u क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो ये आ रही है 6 वोल्ट, ठीक है। इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। फिर अगला सवाल, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस r। देखो, कैपेसिटर है, r रेडियस के 2 सर्कुलर प्लेट से ये बना है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है छोटा d का डिस्टेंस। ऑफ कोर्स ये जो d है ये रेडियस से काफी कम है, फिगर एग्जैजरेटेड है बेटर समझाने के लिए। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स V से हमने इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अ थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस r, अब देखो बहुत छोटी सी थिन कंडक्टिंग डिस्क जो है, जिसका रेडियस छोटा r है और जिसकी थिकनेस है स्मॉल t, जो कि बहुत कम, मतलब इतनी कम थिकनेस है कि उसको प्लेट कह सकते हो आप, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द, देखो बॉटम प्लेट के ठीक बीचों बीच बहुत कम थिकनेस की आपने एक डिस्क रखी है, रेडियस भी उसका कैपिटल R से छोटा है,
ठीक है। फिर बोला है फाइंड द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द डिस्क इफ द मास ऑफ द डिस्क इज m। इस डिस्क का मास जो है छोटा m है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाए कि ये जो डिस्क है ये लिफ्ट हो जाए, दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में कहीं हवा में लटक रही हो। तो मान लो ये हवा में ये डिस्क लटक रही है, इसका मास m था, ठीक है, तो इसका जो लगने वाला वेट होगा वो mg नीचे की तरफ लगेगा, है ना। अब बेटा इस पे जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस वेट को बैलेंस करे तब तो ये हवा में लटकेगी, करेक्ट है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हमें डिस्क पे निकालना है तो इस डिस्क पे जो चार्ज है, इस डिस्क पे जो चार्ज है मल्टीप्लाइड विथ द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स करेंगे। हमको पता है कि फील्ड बिटवीन द प्लेट्स तो भाई v बाई डी होता है, ये तो अपन को पता है फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो E तो पता है v बाई डी होगा, ये Q डैश चार्ज ऑन द डिस्क पता होना चाहिए, है ना। चार्ज ऑन द डिस्क अपन निकाल सकते हैं बेटा, फिर से वही बात, QCV, ठीक है। तो भैया V इनिशियली जब बॉटम प्लेट पे रखा था, कहाँ रखा था, बॉटम प्लेट पे, तो मस्ट हैव सेम पोटेंशियल एज बॉटम प्लेट, मस्ट हैव सेम पोटेंशियल एज बॉटम प्लेट, ये तो अपन की कॉमन सेंस कह देती है ना। तो ये तो V तो भैया ये हो गया अपना पोटेंशियल। C कैसे निकाले, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो अपन ने कह दिया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। A क्या, किसका एरिया, डिस्क का एरिया, तो डिस्क की जो रेडियस थी छोटा r था, तो डिस्क का एरिया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी छोटा, ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे माइनस साइन लगा है, क्यों लगा है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा जाहिर सी बात है कि इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा, तभी ये नीचे वाले वेट को बैलेंस करेगा, करेक्ट। नीचे वेट लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर, तभी नीचे वाले वेट को बैलेंस करेगा और ये लिफ्ट होगी, करेक्ट है। तो अब देखो अगर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो उस पे माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस, ठीक है, फील्ड के ऑपोजिट इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। खैर एनीवेज अब हमने क्या करा, फोर्स ऑन डिस्क निकाला, कैसे निकाला, क्योंकि आपको बाद में मैग्नीट्यूड ही लेना है, साइन यहाँ पे इमटेरियल है, साइन एक्चुअली उतना काम का नहीं है। क्यू डैश की वैल्यू रख दी अपन ने एप्सिलॉन नॉट v बाई डी पाई r स्क्वायर, ये क्यू डैश की वैल्यू रख दी, है ना, E की वैल्यू v बाई डी रख दी, और फिर इस इक्वेशन को अपन mg के बराबर रख देंगे, इस इक्वेशन को अपन mg के बराबर रख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्क, बराबर रखा, बस बेसिक मैथमेटिक्स करो बेटा, और यहाँ से ये जो V है आपका कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए पूछा था, तो V निकालना था, तो V यहाँ से आप निकाल लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, D इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो D स्क्वायर है वो mg से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg डी स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट पाई और r स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन नॉट पाई और r स्क्वायर, और v स्क्वायर था तो रूट लगा दिया, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ बेटा प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन की भी, यहाँ पे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पर हर क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नो अदर ऑल्टरनेटिव। अगला सवाल है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये फिगर आपको दिख रहा है, सर्किट आपको दिख रहा है, इनिशियली K1 इज क्लोज्ड, ठीक है, इनिशियली ये अपना K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है, K2 ओपन है मतलब कि आपको सिर्फ यहां तक का सर्किट दिखना चाहिए, इस कैपेसिटर से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहां तक, K1 क्लोज है, ये ओपन है, तो जब K1 क्लोज है K2 ओपन है, उस वक्त ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, और अगर ये सीरीज में होंगे तो इनकी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। क्या इनकी कैपेसिटेंस दी हुई है, हाँ बेटा दी हुई है, तो बस C1 C2 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इसकी नेट कैपेसिटेंस निकाल ली। चार्ज कैसे निकालते हैं, CV, है ना, तो अपन ने CS निकाला, CS इंटू वी कर दो, CS इंटू वी कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा ऑन द कैपेसिटर्स, है ना। तो कितना आ रहा है चार्ज, 18 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है, मतलब कि इस पे कितना बेटा 18 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना बेटा, इस पे भी 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, देन K1 वॉज ओपन्ड, अब K1 को खोल दो, अब K1 को खोल दो और K2 को बंद कर दो। अब आपको इतने हिस्से से कोई लेना देना नहीं, अब आपको सिर्फ इतने का काम है, वो आपको सिर्फ इतने का काम है सेकेंड स्टेप में।
ठीक है। What will be the charge on each capacitor now? आपको भैया पता है कि इस पे तो 18 माइक्रोकूलम का था, इन दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है 3 कूलम और 3 कूलम। हमने पहले इसके पहले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा है भैया, ये दोनों पैरेलल में कंबाइन हो गए। ये अनचार्ज था, ये चार्ज जो है, एक अनचार्ज को चार्ज के साथ आपने कनेक्ट किया, ये पैरेलल में कंबाइन हो गए, कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा और कंजर्व रहेगा। 18 माइक्रोकूलम ही रहना चाहिए टोटल चार्ज, और दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना, पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज भी सेम है यहाँ तो कैपेसिटेंस भी सेम है। तो 18 का डिवाइड करो दोनों में, क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम बचेगा, यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम बचेगा, बात खत्म, कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बेटा, ये भी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने रिंग के लिए किया था, बस यहाँ पे फर्क इतना आ गया कि डिस्क है आपके पास। बोला है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है बड़ी सी, ये बड़ी सी, बेसिकली ये बड़ी सी क्या है, ये डिस्क है और इस डिस्क की रेडियस है आर। ठीक है, और बोला है इसकी एक्सिस पे, ये हो गई इसकी एक्सिस, कि किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है और क्यू चार्ज इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क के ऊपर। अपन ने वैसे ही रिंग जैसा किया, लेकिन अब डिस्क का छोटा हिस्सा मानोगे तो डिस्क का छोटा हिस्सा एक रिंग निकल के आएगी। ठीक है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल पार्ट जो है वो एक रिंग निकल कर आ जाएगी, वो एक रिंग जैसी निकल कर आएगी। डिस्क को छोटा सा बीच में से कट किया आपने तो रिंग जैसा निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस छोटे से रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो अपन ने dq मान लिया। ठीक है, अब वो एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। देखो इसकी लेंथ ब्रेड्थ भी होगी, अगर इसको आप खोल दोगे तो ये ऐसा सा दिखेगा, है 2 पाई आर, इसका रेडियस आर ले लो, 2 पाई आर डी आर, ये रेक्टेंगुलर पट्टी हो जाएगी एक बेसिकली। ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, इस एरिया में dq डिस्ट्रीब्यूटेड है। dq कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा जब dq की वैल्यू लिखेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और dA इसका एरिया हो गया। तो उसको एक्सपैंड करो तो 2 पाई आर इंटू डी आर, dA की वैल्यू 2 पाई आर इंटू डी आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, छोटे से उस हिस्से की वजह से पोटेंशियल dv हो गया, किस पे, p पॉइंट पे, तो dv का इंटीग्रेशन किया 0 से v, dv की वैल्यू रखो भैया, ke q बाय r होता है, तो ke dv की वजह से dq की वजह से dv था, सॉरी dq की वजह से, तो dq लिख दिया, और r मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भैया ये x था, ये r था, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, है ना। अब देखो बेटा, dq को एक्सपेंड किया, सिग्मा 2 पाई r dr लिख दिया एक्सपेंड करके। ठीक है, dq की वैल्यू रख दी यहाँ पे, जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, सिग्मा अपना बाहर आया। जब आप ke को एक्सपेंड करोगे, ke को क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे। पाई और पाई को कैंसिल किया, सिर्फ क्या किया, इस पाई को इस पाई के साथ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, 2r dr, सिग्मा बाहर गया, और नीचे यहाँ क्या बचेगा, 4 एप्सिलॉन नॉट। अब आप हो नीट के बच्चे या सीबीएसई सॉल्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए, ठीक है, किसके लिए, इस एलिमेंट के लिए आपको याद रखना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा जस्ट बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन अपन को करना है, यहाँ पे अपने पास है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, ठीक है, और ऊपर है अपने पास 2r dr, ऐसा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अपन ने मान लिया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या मान लो, k मान लो, ठीक है। क्या मान लिया बेटा, k मान लिया। अब ये जब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन जब 2r dr आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख दोगे, अगर इसको इंटीग्रेशन को फिर से सजाओ तो 2r dr, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा अंडर रूट के, है ना, अंडर रूट के बनेगा, या ये कह लो ये बनेगा k की पावर -1/2 इंटीग्रेशन में, k की पावर -1/2 इंटीग्रेशन में ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये 2r dr क्या होगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो ये जो 2r dr है ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, ये 2r dr इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो k टू द पावर -1/2 बनाकर इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखा जाए, ठीक, तो बेसिकली ये जो आपकी ये जो टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रही है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप वैसा k समझ सकते हो। और k टू द पावर -1/2 का जब इंटीग्रेशन होगा, k टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे -1/2 +1 होगा, तो 1 - 1/2 हाफ बचेगा, फिर ये 1 - 1/2 हाफ बचेगा, तो इसीलिए नीचे हाफ आया और ऊपर जो हाफ आया वो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, 0 से r का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय, सॉरी, अब ये जो 1/2 है इसको बेटा बाहर ले आओ, ठीक है, हाफ को इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बाकी अपन को कुछ नहीं करना, इसमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार छोटे r की जगह पे बड़ा r रखेंगे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक बार 0 रख देंगे तो x स्क्वायर का रूट x होता है, तो इसीलिए ये अपना सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। अब इसको अगर अपन को फाइनली पोटेंशियल एट दिस पॉइंट लिखना है तो सिग्मा को रिप्लेस करते हैं चार्ज के टर्म्स में, क्योंकि इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, कैपिटल Q का। तो यहाँ देखिए अपन ने V लिखा, कैसे लिखा, सिग्मा की जगह पे, सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, Q लिख सकते हो। यहाँ पे फिर से ध्यान दो बेटा, ये पूरी की पूरी एक डिस्क है, ठीक है ना, तो बेटा सिग्मा की जगह आपको जो है इसको चार्ज के टर्म्स में लिखना है। तो अपन को पता है कि सिग्मा को अपन लिख सकते हैं Q अपॉन A। Q अपॉन A क्या है बेटा, इस डिस्क का एरिया कैसा होता है, सर्कुलर, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट करो सिग्मा की जगह पे Q अपॉन पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा r स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे ये बन गया आपका पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। V इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह Q बाय पाई r स्क्वायर रखा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बनेगा, और बाकी जो सेकेंड टर्म है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वो एज इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है बच्चे पार्टी, तो फिर से इस डेरिवेशन को तो प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन जो फॉर्मूले निकल कर आ रहे हैं वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। डिस्क का जो टॉपिक है वो ऑफ कोर्स सीबीएसई में नहीं है, नीट के बच्चों के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे पार्टी, रिंग और डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया कैसे सॉल्व होता है ये, है ना। ओके, अब हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट, दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2 0 0 D 0 0 माइनस D पे रखे हुए हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज 0। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से नल पॉइंट वाले, तो बताइए कि भैया ऐसे कितने पॉइंट होंगे दो चार्जेस के अराउंड जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, है ना। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं आर्बिट्रली कोई पॉइंट है P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z और इस पॉइंट P पे पोटेंशियल है 0, ठीक है। तो ये P पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर पॉइंट पोटेंशियल है 0, P पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है। एनीवेज P पे पोटेंशियल है 0, P पे पोटेंशियल है 0, तो अपन लिख सकते हैं फॉर P और सॉरी एट P Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 इज इक्वल्स टू 0। एक और टर्म आ जाएगी, 3D स्पेस लिया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ R1 और R2 को जब आप एक्सपैंड करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो तो ये मान के चलो कि जो अपने दोनों चार्जेस थे वो z एक्सिस पे रखे थे, किसी भी एक एक्सिस पे रखे हो सकते हैं, तो अपन ने क्या बोला z पे, क्योंकि यहाँ पे जो अपने आपको अपन को जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 0 0 D और 0 0 माइनस D, तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे z पे रखे हुए हैं चार्जेस, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस z माइनस डी होल स्क्वायर और z प्लस डी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ओके, अब बेटा यहां से एक टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगा Q1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस Q2, फिर वंस अगेन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ तक अपन ने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सवाल फिर से, ये जो सवाल हम कर रहे हैं सीबीएसई में बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। नीट में भी इसके आने की गुंजाइश बहुत कम है, नहीं आता, ये नीट का नहीं सवाल है, ये मेंस वेंस का सवाल है, ठीक है। तो स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, है ना,
ये पीछे वाली टर्म को बोथ साइड स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे। बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट हो गए 1, उसके बाद आपको 2zd का कोफिशिएंट मिलेगा, रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा। ये आप यूजुअली ग्रेजुएशन में पढ़ते हो या जो जेई या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको पढ़ाया जाता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना, या किसी कर्व की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्फीयर होता है उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2uy 2wz प्लस g बराबर 0। घूम गए, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा, मान लो आपके सिलेबस का नहीं है पर एग्जाम्पलर में था तो मैंने आपको बताना था, ठीक है, ओके। और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है -u - v - w, ठीक है। जो रेडियस होता है वो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है √u² प्लस v स्क्वायर प्लस w² माइनस g, इस तरीके से रेडियस को एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर मैं ये जो पिंक से लिखी है इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो सेंटर कहाँ होना चाहिए, देखो सेंटर है -u - v और -w। पहचानो यहाँ पे कि u क्या है, u है x का कोफिशिएंट। क्या आपको 2ux कोई टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही। क्या आपको 2uy कोई टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही। मतलब कि अपने पहले दो u और v ये तो 0 0 हो गए सेंटर में। उसके बाद है 2wz, z वाला देखो, z वाला टर्म दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, ये टर्म है z वाला, है ना। तो z वाले में इसको छोड़ दो तो भैया सेंटर क्या बच रहा है, ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कुछ ऐसा मिलेगा q1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर ना, यहाँ पे ये d, ठीक है। किस किस को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, ठीक है, z को छोड़ दो तो क्या बचा, d बचा, और ये टर्म इसको खाली सॉल्व कर दिया तो ये सेंटर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए रेडियस की तो इसके हिसाब से रेडियस निकालते हैं, u और v तो 0 थे अपने, तो क्या बचा, w² माइनस g बचा, तो w² माइनस g करेंगे तो w मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो w था यहाँ पे 2 को और d को छोड़ दो तो बचा हुआ जो फैक्टर है अपना w है ना, 2 और z को छोड़ दो, बचा हुआ फैक्टर अपना w है, तो ये w हो गया, ठीक है, माइनस g, ठीक है, माइनस g, तो ये फैक्टर अपना g है, ये प्लस d स्क्वायर है तो माइनस g, मतलब यहाँ माइनस d स्क्वायर लिख दिया जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से, तो ये रेडियस आता है, ये रेडियस की वैल्यू आ रही है। मतलब जो दो चार्जेस है अपने Q1 Q2 उसके चारों तरफ अगर देखा जाए कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे पोटेंशियल 0 होगी, एक्चुअली इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, पर उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक स्फीयर बनता है, उन सारे पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक स्फीयर बनता है और उस स्फीयर का रेडियस कितना है, 2q1 q2 इंटू d, ठीक है, वेयर व्हाट इज d, d क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से फिर से, d क्या है, ये है d, ठीक है, ओके, q1 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर। ओके बच्चा बाड़ी, अब यहां आ गए हम अगले सवाल पे। बोला है 2 चार्जेस माइनस q ईच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। फिर से अपने पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, माइनस q 2d डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। अ थर्ड चार्ज प्लस q इज केप्ट एट मिड पॉइंट, यहाँ पे बीच में अपन ने प्लस q चार्ज रख दिया। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लस q एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम o ड्यू टू माइनस q। अगर इस प्लस q चार्ज को o से थोड़ा डिस्टेंस x इधर उधर किया होता, ऐसे इधर उधर किया होता, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x निकालो बोला है, ठीक है। और फिर स्केच करो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ अपन को स्केच भी करना है। एंड कन्विंस योरसेल्फ दैट द चार्ज एट o इज इन एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, चार्ज एट o जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। वेल एनीवेज बेसिक इंफॉर्मेशन देख लो बेटा बड़ी। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि जो चार्ज था उसके ऊपर जो प्लस q चार्ज यहाँ पर ने रखा है, दो तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, और जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो इस माइनस q की वजह से माइनस kq स्क्वायर, इस माइनस kq स्क्वायर, जैसे ही इसको अपन x इधर ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस d था, d प्लस x हो जाएगा, और इसके लिए d माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे d माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे d प्लस x का स्क्वायर। ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज कैंसिल होगा, स्क्वायर तो रूट ले लोगे तो आपको मिलेगा x बराबर 0। क्या मिलेगा, x बराबर 0। मतलब कि ये
मतलब कि ये कि यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, जब हम दोनों फोर्सेस को इक्वल लेकर चल रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम में लेकर चल रहे हैं, तो एक्चुअली अपन को x बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए, अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया होता और किसी पॉइंट x पे रखा होता है ना, फ्रॉम आइदर ऑफ द चार्ज, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ चुका होता, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती, के ई क्यू माइनस क्यू डी माइनस एक्स होता, प्लस के ई क्यू माइनस क्यू डी प्लस एक्स होता। टोटल पोटेंशियल एनर्जी को अपन इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल प्लेन इक्वेशन है, इतनी बार इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर जब हमने पढ़ा है ना। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे के ई और माइनस क्यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लो। बाकी आपको बेसिकली सिंपल मैथ्स लगानी है ना। डी माइनस एक्स डी प्लस एक्स का एलसीएम ले लोगे तो बेटा आपको ये इक्वेशन मिलती है ना। ऊपर देखो, ऊपर डी माइनस एक्स और प्लस डी प्लस एक्स हो जाएगा, तो डी और डी 2d बन जाएंगे और एक्स हट जाएगा, और नीचे डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस एक्स हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा 2d और नीचे क्या बनेगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी आपने वो के ई क्यू स्क्वायर तो कॉमन लेना था, तो के ई को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। दो चार्जेस के ठीक सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज रखा था, अगर उसको स्लाइटली एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया तो उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। अब बेटा ये एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा उसको देखते हैं। तो एक्स की वेरियस वैल्यूज रख के देखते हैं। अगर एक्स को अपन ने यहाँ पे 0 रख दिया होता तो ये डी से डी कटता, तो कितना आता -2k क्यू स्क्वायर बाई डी। ये आ रही है अपनी एनर्जी एक्स को 0 रखने के बाद। सिमिलरली x को आप d/2 रखो, -d/2 रखो, x को ऐसे वेरियस अलग अलग वैल्यू आप रख के देख सकते हो, तो आपको अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। x को वैरी करो, 0, d/2, -d/2 है ना, d/4 या फिर d, अलग अलग वैल्यूज को रख के देखो, और आपको जो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, जब उससे आप ग्राफ ऑब्टेन करोगे, है ना, ग्राफ ऑब्टेन करोगे, देखो नेगेटिव साइन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपन की नेगेटिव आ रही थी, तो उसको अपन इधर बनाएंगे, इसको अपन नीचे की तरफ बनाएंगे, है ना, नीचे की तरफ बनाएंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो चार्ज था, यहाँ पे तो इसकी मिनिमम एनर्जी है, पर जैसे ही अपन इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसकी एनर्जी जो है देखो, जैसे ही अपन इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो क्या इसकी एनर्जी और डिक्रीज हो रही है क्या, और कम हो रही है क्या? यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ग्राफ को, तो यहाँ पे आपको लग तो रहा है मिनिमम एनर्जी, पर बेटा ये तो नेगेटिव की तरफ बना रहे हैं ना, ये u अपना नेगेटिव में जा रहा है, तो डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, तो u तो और कम हो रहा है ना, u तो क्या हो रहा है, और कम हो रहा है। और अगर u और कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था। दिख रहा है कि अगर मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा और कम हो रही है, ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए गिवन डेटा से। तो यानी यहाँ तो ये अनस्टेबल हो गया ना, क्योंकि इस चार्ज का काम है मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना, वो दोनों तरफ मिल रही है उसको। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये अनस्टेबल हो गया। अब देखो, अब लाइन पढ़ो, ठीक है। तो ये है बेटा फिजिक्स का गेम। देखने में जो लगता है जरूरी नहीं कि वो वैसा हो, है ना, इसीलिए फिजिक्स और मैथ्स मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में एग्जाम्पलर पार्ट 3 में काफी अच्छे खासे तगड़े क्वेश्चन थे, पर हर एक क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तब ही आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आगे आने वाले लेक्चर में हम नया यूनिट, नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। अभी तक कोई बैकलॉग मत रखना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जितना पढ़ा दिया सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना, कोई बैकलॉग ना रह जाए बच्चा पाड़ी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।